चलिए। हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस पाठशाला कैरियर में। और मैं अविनाश एक बार आपका पुनः स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ इस प्यारी सी क्लास में। और आज जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे जो भी शिक्षक गण हैं वो लगातार अपनी क्लासेस को कंटिन्यू दे रहे हैं। और शाम को लगभग 4:30 बजे से सारी चीज़ें लाइव रहती हैं। जैसे उमेश सर की लाइव क्लास रहती है, जेपी सर की लाइव क्लास रहती है, और क्या नाम है, जय सर की लाइव क्लास रहती है। और हमारी लाइव क्लास नहीं हो पाती है, इसका कारण एक है कि समय की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में थोड़ा सा व्यस्तता का होना, और कुछ हमारी ऑफलाइन में क्लासेस होती हैं जो कि आज 4 बजे से होती हैं। इस वजह से क्लासेस हमारी जो है लाइव नहीं हो पाती हैं, और थोड़ा सा जो हमारी ऑफलाइन की क्लासेस है स्टूडियो से थोड़ा सा दूर है, इस वजह से हम लाइव नहीं ले पा रहे हैं। बाकी और कोई कारण नहीं है। जो भी समय मिलता है उस पर हम लोग आपको रिकॉर्डेड वीडियो देते हैं। और हमारा और आपका उद्देश्य होना चाहिए केवल और केवल क्या है, शिक्षा को विस्तृत तरीके से, व्यवहार तरीके से अग्रसर करना, और जिसको हमारी पाठशाला कैरियर बखूबी कर रही है। ठीक है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे जो भी स्टूडेंट हैं सभी को बहुत प्यार भरा नमस्कार हमारा। आज हम लोग खंड 3 में बात करेंगे, और जहां पर आज हम लोग बात करेंगे कि जो सामाजिक अध्ययन का पार्ट है, आप भी जानते हैं बहुत बड़ा पार्ट होता है। तो इस वजह से हम इसको एक रिवीजन क्लास के तौर पर देख रहे हैं कि ताकि हमारा रिवीजन दिसंबर तक कंप्लीट हो सके, और जनवरी माह से हम आपके जो है एमसीक्यू बेस पे क्वेश्चन करवाएं, या फिर हम कह सकते हैं जो विगत वर्ष में पूछे गए प्रश्न हैं उनको हम उठाएं और आपसे डिस्कस करें। ठीक है। तो आज हम बात करेंगे खंड 3 रोजाना की जिंदगी, संस्कृति और क्या है, राजनीति के बारे में। और इसमें एक 5वां चैप्टर है जिसको हम कहते हैं क्या मेरे भाई, तो आप कहेंगे मुद्रण। और मुद्रण के साथ साथ में जो चीजें होती हैं जैसे संस्कृति और उसकी आधुनिक दुनिया में क्या इसका योगदान है, उस पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो सभी लोगों को मैं, मेरे भाई, मैं आमंत्रित करना चाहूंगा सब लोग जुड़ करके और पढ़ें। और क्योंकि हमने आपसे बार बार कहा है कि वीडियो रिकॉर्डेड हो या फिर लाइव, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, केवल और केवल हमें अपने अध्ययन को सुचारू रूप से करना चाहिए, और हमारा और आपका संकल्प दोनों लोग का एक ही होना चाहिए, सिलेक्शन या फिर अधिक से अधिक नंबर हासिल करना। ठीक है। तो मेरे भाई, अगर हमने कहा कि आपसे खंड 3 में आज हम बात करने वाले हैं रोजाना की जिंदगी, रोजाना की जिंदगी पर क्या प्रभाव होगा क्या नहीं। जैसे हम हर दिन चारों ओर मेरे भाई कुछ न कुछ चीजों को देखते हैं, समझते हैं, उनको पढ़ते हैं, और उन्हीं पर मेरे भाई आगे पर हम बात करते हैं। जैसे मेरे भाई इसकी मैं रूपरेखा देख लेता हूँ। जैसे इस अध्याय की रूपरेखा क्या है, पहले तो शुरुआती छपी किताबें, यूरोप में मुद्रण का आना, या फिर मुद्रण क्रांति और उसका असर क्या क्या रहा। जैसे शुरुआती छपी किताबों के बारे में बात करूं मेरे भाई, तो आप कहेंगे शुरुआती छपी किताबों में, जैसे आप कहेंगे कुछ ही देश आते हैं कि मुद्रण की सबसे पहली तकनीक का विकास अगर कहा जाए मेरे भाई, ये सब मैं आपको पूर्णतया ध्यान रखना कि अगर कहा जाए कि मुद्रण की मेरे भाई ध्यान रखना कि मुद्रण की सबसे सबसे पहली तकनीक, मुद्रण की क्या है भाई, सबसे पहली तकनीक अगर कोई पूछे आपसे, तो मुद्रण की सबसे पहली तकनीक मेरे भाई ध्यान रखना का जो डेवलपमेंट हुआ, जो तकनीक का मेरे भाई क्या हुआ, विकास हुआ, वो कहाँ हुआ मेरे भाई, तो आप कहेंगे मुद्रण की सबसे पहली तकनीक का विकास मेरे भाई चीन में हुआ। और कहाँ हुआ, तो आप कहेंगे मेरे भाई जापान में हुआ। और कहाँ हुआ मेरे भाई, तो आप कहेंगे कि कोरिया में हुआ। कहाँ पर, कोरिया में हुआ। ठीक है। तो मेरे भाई सबसे पहले मुद्रण की जो प्रणाली की शुरुआत हुई चीन, जापान और कोरिया में हुआ। शुरुआती दौर पर वहीं पर किताबों का छपना हुआ, क्योंकि वही मुद्रण की प्रणाली आई। और उसके बाद मेरे भाई यूरोप में मुद्रण की प्रणाली का, भाई इस पर हम लोग बात करेंगे। उसके बाद मुद्रण क्रांति और उसका असर क्या देखने को मिला हमारे विश्व लेवल पर, या यूरोप में, या हम कह सकते हैं भारत में, चाइना में, इसका कहाँ कहाँ पर इसका लेवल देखने को मिला, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। अगली मेरे भाई जो इसके तहत अगर मैं कहूँ इसमें और क्या क्या चीजें हैं, जैसे ये पहला पॉइंट पर हमें विचार करना है, सेकेंड टाइप पर मेरे भाई, थर्ड टाइप पर मेरे भाई, ऐसे ही मेरे भाई चौथा अगर मैं इसमें बात करूं कि चौथी बातें क्या आई, तो आप कहेंगे मेरे भाई क्या है, पढ़ने का जुनून क्या था मेरे भाई, क्या है, तो आप कहेंगे कि उस समय पढ़ने का जुनून क्या था। इस पर अगर हम बात करें, पांचवें टाइप पर मैं बात करूं मेरे भाई, तो आप कहेंगे 19वीं भाई क्या थी, तो ध्यान रखना है आपको पांचवें टाइप पर। तो आप कहेंगे मेरे भाई क्या है,
कि 19वीं सदी में इसका क्या मेरे भाई, इसका क्या विस्तार रहा, या 19वीं सदी में इसकी रूपरेखा क्या रही। ठीक है, उसके बाद मेरे भाई जो छठा टॉपिक मुझे पढ़ना है वो ये है मेरे भाई, क्या है कि भारत का मेरे भाई क्या है, तो आप कहेंगे मुद्रण संसार क्या रहा है, भारत का मुद्रण संसार कैसा रहा। ठीक है मेरे भाई, अगर सातवां टॉपिक पर हम बात करें, सातवें टॉपिक पर, तो सातवां टॉपिक क्या रहा है मेरे भाई, तो आप कहेंगे कि धार्मिक सुधार क्या रहा है, ध्यान रखना इस पर, क्या धार्मिक सुधार, और धार्मिक सुधार, और मेरे भाई क्या है, तो आप कहेंगे सार्वजनिक, धार्मिक सुधार, और क्या रहा मेरे भाई, तो आप कहेंगे सार्वजनिक बहस, सार्वजनिक बहसें मेरे भाई क्या रही हैं, इस पर बात करेंगे। उसके बाद मेरे भाई प्रकाशन के नए रूप क्या रहे, इसमें जो आठवां टॉपिक पढ़ना है उसमें क्या है, तो मेरे भाई क्या है, प्रकाशन का रूप, मतलब प्रकाशन के क्या रूपरेखा रहे, किस पर हमें, या प्रकाशन के रूप में कौन कौन से कह सकते हैं कि नए रूप आए, प्रकाशन के रूप में कौन कौन से मेरे भाई नए रूप आए। ठीक है, अगली बात है मेरे भाई प्रिंट और प्रतिबंध, जो इसमें अगला नौवां टॉपिक है, कह सकता हूँ कि प्रिंट प्रिंट और कह सकता हूँ भाई प्रतिबंध, प्रिंट और क्या है भाई, तो आप कहेंगे प्रतिबंध। ठीक है मेरे भाई, प्रिंट और प्रतिबंध पर क्या इसकी स्थितियां रही, क्या आया, तो इस पर हम बात करेंगे, इस पर एनालिसिस करेंगे, और इसको हम बहुत बखूबी देखेंगे मेरे भाई। बखूबी देखने के बाद इस पर भी हम थोड़ी सी प्रक्रियाओं को आगे लेकर के चलेंगे। ठीक है, तो ये भी अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि इस पर क्या इसकी रूपरेखा रही, क्या इसके शुरुआती दौर पर छपी किताबों की क्या रही, यूरोप में मुद्रण जब आई तो मुद्रण प्रणाली है इसका क्या रहा, मुद्रण क्रांति हुई उसके क्या क्या असर हुए, तो इन सब पे हम डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक हम उठाएंगे इसका। ठीक है, और मैंने आपसे कहा है कि बखूबी मैं आपके समय से सिलेबस खत्म करूंगा। आप पाठशाला कैरियर पर अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर कर लीजिएगा। ठीक है मेरे भाई, अगर मैं कहूँ तो शुरुआती छपी किताबें कौन कौन सी थी। ठीक है, तो पहली हेडिंग आप डालेंगे, पहली हेडिंग डालेंगे आप लोग, क्या मेरे भाई, तो आप कहेंगे पहली हेडिंग डालेंगे शुरुआती छपी किताबें। पहली हेडिंग क्या है मेरे भाई, तो आप कहेंगे यही पहली हेडिंग मुझे पढ़ना है। ठीक है, शुरुआती छपी किताबें। ठीक है, शुरुआत में भाई किताब छपे उनके क्या रोल रहे, उनके क्या रहे मेरे भाई। अगर कहा जाए शुरुआती छपी किताबों में, सबसे पहला पॉइंट आप याद रखना कि मुद्रण की, क्या मेरे भाई आप कहेंगे कि मुद्रण की सबसे, मुद्रण की भाई सबसे पहली क्या है, मुद्रण की सबसे पहली तकनीक का विकास, सबसे पहली मेरे भाई कह सकते हैं कि तकनीक का विकास, सबसे पहली क्या है मेरे भाई, तकनीक का विकास कहाँ हुआ मेरे भाई, तो आप कहेंगे चीन में हुआ। सबसे पहली तकनीक का विकास चीन में हुआ। फिर मेरे भाई दूसरी अगर कहा जाए तो आप कहेंगे जापान में हुआ। फिर मेरे भाई कहाँ हुआ, तो आप कहेंगे कोरिया में हुआ। ठीक है, कहाँ हुआ मेरे भाई, तो आप कहेंगे कोरिया में हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद कहाँ हुआ मेरे भाई, तो कोरिया में। तो मुद्रण की सबसे पहली तकनीक का विकास अगर कहा जाए तो चीन, जापान और कोरिया में हुआ मेरे भाई। और कहा जाता है लगभग ये चीन में इसका जो विकास हुआ, ध्यान रखना कि लगभग कह सकते हैं कि लगभग 594 ईस्वी में, लगभग 594 ईस्वी में भाई क्या हुआ, तो आप कहेंगे कि चीन में मेरे भाई क्या हुआ, तो आप कहेंगे स्याही लगे। चीन में जो हुआ क्या, तो आप कहेंगे स्याही लगे हुए, स्याही लगे हुए मेरे भाई क्या है, तो आप कहेंगे काठ के काठ के ब्लॉक, काठ के ब्लॉक, अथवा कह सकते हैं भाई, अथवा कह सकते हैं तख्ती, क्या है मेरे भाई, तो आप कहेंगे तख्ती। और पर कागज को रगड़ कर, तख्ती पर क्या है मेरे भाई, तो आप कहेंगे तख्ती पर कागज को, कागज को रगड़ कर, तख्ती पर क्या है, कागज को रगड़ कर पुस्तकों की छपाई की जाने लगी। ठीक है, पुस्तकों की छपाई छपाई की जाने लगी, पुस्तकों की छपाई की जाने लगी। ठीक है, यहीं से पुस्तकों की छपाई क्या है मेरे भाई, की जाने लगी। मेरे भाई ध्यान रखना कि अगर कहा जाए किताबों का जो
विस्तार हुआ या किताबों की जो रूपरेखा आई वो सबसे पहले कब आई मेरे भाई? तो आप कहेंगे कि शुरुआती छपी किताबें क्या थी, कि आपको पता है कि सबसे पहले तकनीकी विकास अगर कहा जाए कि मुद्रण की सबसे पहला डेवलपमेंट, सबसे पहला विकास कहाँ हुआ मेरे भाई? तो वो चाइना में हुआ, जापान में हुआ, कोरिया में। और चाइना में लगभग 594 ईस्वी में कहा जाए तो ये स्याही से लगे हुए काठ के ब्लॉक थे, और उसी तख्ती पर कागज को रगड़ करके मेरे भाई पुस्तकों की छपाई की जाने लगी। और यही नहीं, छपाई की जाने लगी। और कहा गया मेरे भाई, जब ये शुरू में छिद्रित कागज जो दोनों तरफ से छपाई की जाना संभव नहीं था, इसीलिए पारंपरिक पुस्तकें जो रही होती थी, अगर आपको ज्ञात होगा कि जो पहले की पुस्तकें रहती थी, तो आप देखते थे अगर आपको साइंस वाइंस का कुछ एरिया, तो कुछ इस तरीके से मतलब पुस्तकें रहती थी। आपको बताएं, कुछ इस तरीके की जो पुस्तकें रहती थी, अगर आपको ज्ञात हो, जैसे एक मिनट आप रुक जाइए, मैं बता रहा हूँ। पहले की जो पुस्तकें रहती थी वो कुछ इस तरीके से, मतलब कहने का संदर्भ ये था कि एक तरफ ऐसे कुछ लिखा रहता था, मान लीजिए एक तरफ ऐसे ये प्रिंट रहता था, है ना, एक तरफ, और एक तरफ ऐसे ही खाली रहते थे। क्यों मेरे भाई? क्योंकि ये छिद्रित रहती थी कागज, तो दोनों तरफ क्या था, प्रिंटिंग होना, दोनों तरफ मुद्रण होना असंभव था। और जब दोनों तरफ मुद्रण होना असंभव था, तो एक तरीके से रखी गई कि दोनों तरफ उसमें प्रिंटिंग नहीं हो पाती, क्योंकि उसमें हमारी तकनीकी डेवलपमेंट नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे मेरे भाई क्या हुआ, धीरे धीरे आप कह सकते हैं क्या हुआ, तो धीरे धीरे दो बातें हुई उसमें मेरे भाई। आप कह सकते हैं कि फिर उसके बाद कि दोनों तरफ हम कह सकते हैं कि एक शैली आई, एक पारंपरिक शैली है, जिसमें हम कह सकते हैं भाई क्या है, कि दोनों तरफ ये छपाई की जाना संभव नहीं था, इसीलिए पारंपरिक चीनी पुस्तकें मेरे भाई क्या है, किस शैली में बनाई गई, दोनों तरफ नहीं हो पाती थी, जिनको हम क्या कह सकते हैं, जिनको हम अर्किडियन शैली में, कौन सी शैली में, तो आप कहेंगे जिनको हम अर्किडियन शैली में मेरे भाई क्या है, किनारों को, अर्किडियन शैली में मेरे भाई क्या है, तो आप कहेंगे किनारों को मोड़ने, किनारों को क्या मेरे भाई, तो आप कहेंगे मोड़ने के बाद, किनारों को मोड़ने के बाद, उन्हें मेरे भाई किनारों को मोड़ने के बाद सिल कर उनको कैसे तैयार किया जाता था, तो आप कहेंगे उनको सिल करके क्या है, तैयार किया जाता था, उनको सिल करके मेरे भाई क्या है, तैयार किया जाता था। शुरुआत में इतनी समस्याएं आई इसमें तैयार करने में, लेकिन ये था कि अब धीरे धीरे देश में क्या है, उसकी मुद्रण प्रणाली चलने लगी थी, और लोग यहीं से उसका डेवलपमेंट करने लगे थे। ठीक है, फिर मेरे भाई इसकी और ज्यादा इसकी शुरुआत कहाँ हुई, तो फिर मेरे भाई क्या है, एक मशीन आई, एक मशीन आई जिसको हम कह सकते हैं, कौन सी मशीन आई, तो आप कहेंगे एक मशीन आई क्या है, कि अगर कहा जाए तो पहला एक पॉइंट आया इसमें कि मुद्रित क्या था, तो आप कहेंगे मुद्रित सामग्री क्या था, ध्यान रखना कि मुद्रित सामग्री का सबसे बड़ा, मुद्रित सामग्री का मेरे भाई अगर कहा जाए तो सबसे बड़ा, सबसे बड़ा अगर उत्पादक के तौर में आया, सबसे बड़ा उत्पादक के तौर में आया मेरे भाई कौन आया, तो आप कहेंगे चीन है, उत्पादक के तौर पे मेरे भाई क्या है, चीन। और कह सकते हैं, और मेरे भाई क्या है, तो आप कहेंगे और छपाई में, मेरे भाई छपाई में अगर कहा जाए तो आप कहेंगे विविधता या विविधता की शुरुआत हुई, छपाई में विविधता की क्या होती है भाई, तो आप कहेंगे शुरुआत होती है। यहीं से मेरे भाई क्या है, छपाई में विविधता की शुरुआत होती है। और चीन इसमें मेरे भाई क्या है, उत्पादक प्रणाली में सबसे आगे था, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर मुद्रित करने की सामग्री थी तो किसके पास थी, तो आप कहेंगे केवल और केवल चीन के पास थी, जो सबसे ज्यादा मुद्रण करने की प्रणाली थी, मुद्रण करने की इसके पास में सेवाएं थी। ठीक है, अब जब इसके पास में भाई मुद्रण करने की सेवाएं थी, तो इसने मुद्रण प्रक्रिया यहीं से शुरुआत कर दी। अब शुरुआत तो इसने कर दिया, लेकिन कुछ चीजें ऐसी थी जो अगर मैं कहूँ इसमें बहुत सांस्कृतिक विकसित हुआ, संस्कृत भी विकसित हुआ इसमें, और बहुत सारे इसमें इसका प्रयोग करके भाई क्या है कि इसमें मेरे भाई क्या है, कविताओं की रचना इसने करनी शुरू कर दी यहीं से, यहीं से इसने क्या है, कविताओं की रचना शुरू की। यहीं से मेरे भाई इन्होंने आत्मकथाएं, ये बहुत सारे राइटर थे जिन्होंने अब यहीं से आत्मकथाएं छापना शुरू कर दे। इन्होंने मेरे भाई यहीं से रूमानी नाटक शुरू कर दिया, क्या है, आप कहेंगे रूमानी नाटक की यहीं से क्या हो जाती है, शुरुआत हो जाती है। तो यही सब मेरे भाई क्या होता है कि इन सब की यहीं से शुरुआत मानी जाती है, और छपाई करने की प्रक्रिया यहीं से शुरू हो जाती है। फिर मेरे भाई जब ये छपाई चलने लगी, विधिवत शुरुआत होने लगी, अब फिर समस्या है कि कुछ चीजें ऐसी थी जो एकदम कंफर्मेशन नहीं हो पा रही थी, उनके लिखावट नहीं सही से हो पा रहे थे। फिर उन्होंने काम क्या किया, इन्होंने एक नई प्रणाली की विकास किया, इन्होंने एक नई प्रणाली विकास की, जिसको कहते हैं भाई क्या, इन्होंने एक नई प्रणाली की, जिसको हम कह सकते हैं क्या है, तो आप कहेंगे इन्होंने शुरू किया हाथ की छपाई,
क्या शुरुआत किया मेरे भाई, तो आप कहेंगे हाथ की छपाई के। पहले ये मेरे भाई क्या है, हाथ की छपाई से होता था, ये सारी छपाइयाँ कैसे होती थी, हाथ से, ठीक है। तो हाथ की छपाइयों से उतनी चीजें क्लियरिटी नहीं आ पा रही थी, तो हाथ की छपाइयों के स्थान पर मेरे भाई इन्होंने क्या लाना शुरू कर दिया, तो आप कहेंगे इन्होंने मशीनी छपाई शुरू कर दी। कैसे, इन्होंने मशीन लाना शुरू किया, और मशीन छपाई करना यहीं से लोग क्या करते हैं भाई, शुरुआत कर देते हैं। और अब मेरे भाई यहीं से लोग मशीन की छपाई से शुरू कर देंगे, और पढ़ने की इस नई संस्कृति के साथ एक नई तकनीक भी सामने आई। तो हम कहेंगे अब ये लोग क्या करते थे, पहले ये लोग हाथों से छपाते थे, तो कहेंगे क्या कि पढ़ने की इस या फिर छापने की इस नई सांस्कृतिक, नई मेरे भाई क्या है, तो आप कहेंगे नई संस्कृति, नई संस्कृति के साथ, नई संस्कृत के साथ ये लोग एक मेरे भाई क्या है, नई संस्कृत के साथ एक नई तकनीक, एक मेरे भाई क्या है, आप कहेंगे एक नई तकनीक भी, एक नई तकनीक भी मेरे भाई क्या है, सामने आई, ठीक है, एक नई तकनीक भी सामने आई। और जो कि मान सकते हैं कब, तो आप कहेंगे मान सकते हैं या 19वीं सदी के अंत में, मेरे भाई क्या है, या 19वीं शताब्दी के, यह कब आई मेरे भाई, 19वीं शताब्दी के अंत में, 19वीं शताब्दी के अंत में मेरे भाई कहाँ से आई, तो आप कहेंगे यह पश्चिमी शक्तियों द्वारा, यह मेरे भाई क्या है, तो आप कहेंगे पश्चिमी शक्तियों द्वारा, या पश्चिमी शक्तियों ने अपनी चौकियों पर इसकी क्या है मेरे भाई, स्थापित किया। अब ये मेरे भाई पश्चिमी मतलब जितने भी यूरोप महाद्वीप के देश है सब पश्चिमी में आएंगे, और उन्होंने इसकी सब छपाई शुरू कर दी, और ये जितनी भी इनकी चौकियां थे उसमें इन्होंने शुरू किया। और सबसे पहले एक प्रिंटिंग आया, सबसे पहले मेरे भाई एक प्रिंटिंग प्रेस आया, जिसका नाम रखा गया कौन सा, तो आप कहेंगे कि जब इन्होंने आयात किया था, तो कहेंगे कौन सी एक प्रिंटिंग थी, जिसका नाम था मेरे भाई क्या है, तो आप कहेंगे संघाई प्रिंट। क्या नाम था मेरे भाई, तो आप कहेंगे एक प्रिंट था जिसका नाम था संघाई प्रिंट। और संघाई प्रिंट ही था मेरे भाई कि जो पश्चिमी शैली, संघाई प्रिंट था मेरे भाई, जो कह सकते हैं कौन सी शैली, तो आप कहेंगे पश्चिमी शैली, पश्चिमी शैली के, पश्चिमी शैली के मेरे भाई क्या है, तो आप कहेंगे स्कूलों में, या स्कूलों की आवश्यकता को पूरी करने में, स्कूलों की, स्कूलों की आवश्यकता, स्कूलों की मेरे भाई क्या है, आवश्यकता को पूरा करने में, पूरा करने में मेरे भाई क्या थे, तो आप कहेंगे पूरा करने में सहायता किए, या पूरा करने में भाई क्या हुए, सहायक हुए, ठीक है। और यह प्रिंट एक संस्कृत का केंद्र बन गया था। अब मेरे भाई छपाई जो पहले हाथ से होती थी, उसका स्थान कौन ले चुका था, एक मशीनी प्रिंट ले चुका था। और यहीं से मेरे भाई मशीनीकृत की शुरुआत हो जाती है। जैसे आपने इससे पहले पढ़ा था औद्योगिक क्रांति या औद्योगिकरण की शुरुआत, तो मेरे भाई अब तक जो छपाई आपके, अब तक जो छपाई हम कह सकते हैं हम हाथों से करवाते थे, अब वो छपाई हम लोग मशीनों से करवा रहे हैं। अब तक जो हमारी स्पीड 4 से 5 कापियों की पर डे की स्पीड रहती थी, अब वो हम लोग जब मशीनीकृत पर आ जाएंगे तो उसकी स्पीड हमारी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और हम नए नए इसमें क्या होंगे, कीर्तिमान हासिल करेंगे, और नई नई शैलियों का। तो ये शैलियाँ कहाँ से आई मेरे भाई, संघाई प्रिंट, ये अगर मैं कहूँ तो एक प्रकार की। तो मेरे भाई या इसी का हाथ छपाई का स्थान किसने ले लिया, तो आप कहेंगे यांत्रिक छपाई ने ले लिया, या फिर मशीनीकृत ने ले लिया, ठीक है। तो जो अब तक हाथ छपाई था, इसका स्थान अगर मैं कहूँ भाई तो कौन ले लिया, तो आप कहेंगे ये इसका स्थान मशीन ने ले लिया, या मशीनीकृत ने इसका स्थान ले लिया, या इसी को हम यांत्रिक कह सकते हैं, इसका स्थान यांत्रिकृत स्थान ले लिया मेरे भाई, यांत्रिकृत इसका स्थान ले लिया। अब उसके बाद जब ये हुआ मेरे भाई, तो यहाँ से एक नई प्रणाली निकली, और जिसको हम कहते हैं भाई कौन सी, तो जापान में मुद्रण। सबसे पहले कहाँ इसका मुद्रण शुरू हुआ मेरे भाई, इसका, तो आप कहेंगे जापान में मुद्रण शुरू हुआ। कहाँ पर, तो आप कहेंगे इसका जापान में मेरे भाई मुद्रण शुरू हुआ, ठीक है। कहाँ शुरू हुआ, जापान में इसका मुद्रण शुरू हुआ। अब जापान में मुद्रण की मेरी बात किया जाए, तो जापान में इसकी मुद्रण की प्रक्रिया कब शुरू हुई मेरे भाई, तो आप कहेंगे जापान में जो मुद्रण की प्रक्रिया शुरू हुई मेरे भाई, ये लगभग 768 ईस्वी से, 700 कब, तो आप कहेंगे 68 ईस्वी से, 768 ईस्वी से, और 770 ईस्वी के मध्य में, के मध्य में, के मध्य में, अगर मैं कहूँ तो इसी के मध्य में भाई क्या है, तो आप कहेंगे मध्य में बौद्ध धर्म के, इसी के मध्य में भाई, तो आप कहेंगे धर्म के बौद्ध धर्म के भाई क्या है, प्रचारक छपाई,
बौद्ध धर्म के क्या है भाई, तो आप कहेंगे प्रचारक छपाई। ठीक है। अब मेरे भाई ध्यान रखना कि जापान में जब ये मुद्रण की प्रक्रिया शुरू हुई, क्योंकि अब मेरे भाई स्थान कौन ले चुका है, तो आप कहेंगे स्थानीय मशीन ले चुका है। अब स्थान जब ये मशीन ले चुका है, तो इसका मतलब अब हाथों से छपाई धीरे धीरे क्या होगी, ये बंद होने की कगार पर आएगी। और ये 768 ईस्वी से लेकर के 770 ईस्वी के मध्य में मेरे भाई क्या होगी कि ये बौद्ध धर्म के प्रचारक छपाई, मेरे भाई बौद्ध धर्म के क्या हैं, तो प्रचारक छपाई की, बौद्ध धर्म के क्या है भाई, तो आप कहेंगे प्रचारक छपाई की तकनीक ले करके मेरे भाई कौन, तो आप कहेंगे तकनीक लेकर, तकनीक लेकर मेरे भाई क्या है, तो ये लोग मेरे भाई क्या है, जापान आए। तकनीक लेकर के मेरे भाई कहाँ आए, तो आप कहेंगे ये लोग कहाँ आए, जापान आए। और मेरे भाई क्या है, जापान में लगभग मेरे भाई ध्यान रखना, जब ये जापान में है तो 868 ईस्वी, 868 ईस्वी में मेरे भाई अगर कहा जाए 868 ईस्वी में, तो आप कहेंगे जापान में, जापान में डायमंड सूत्र, जापान में मेरे भाई कौन, तो डायमंड सूत्र, जापान में मेरे भाई क्या है, तो आप कहेंगे डायमंड सूत्र के नाम से, डायमंड सूत्र के नाम से, डायमंड सूत्र के नाम से मेरे भाई क्या है, तो आप कहेंगे एक पुस्तक छपी, डायमंड सूत्र के नाम से एक पुस्तक छपी। ठीक है, एक पुस्तक या कह सकते हैं छापी गई, एक पुस्तक छापी गई। ठीक है, और यह जापान में छपी सबसे पुरानी और सबसे पहली पुस्तक। तो ध्यान रखना, यह जापान में छपी में रही कौन सी, तो आप कहेंगे डायमंड। यह जापान में, जापान में मेरे भाई छपी सबसे, सबसे पुरानी, सबसे पुरानी और क्या है मेरे भाई, तो आप कहेंगे पहली पुस्तक थी। ठीक है, जापान में छपी मेरे भाई क्या है, सबसे पुरानी और सबसे पहली पुस्तक थी जो डायमंड सूत्र। तो कई बार यह भी क्वेश्चन बनता है कि डायमंड सूत्र मेरे भाई कहाँ छपी, तो यह जापान में छपी, और यह छपी सबसे पहली, जापान में छपी सबसे पुरानी पुस्तक और पहली पुस्तक थी, जिसको हम कह सकते हैं भाई क्या है, मुद्रित, मुद्रित तरीके से इसको छापी गई, या फिर कह सकते हैं भाई यह जापान में छपी सबसे पुरानी और पहली पुस्तक, और जिसको मेरे भाई मशीनों से छापा गया या तकनीकी के द्वारा इसको छापा गया। तो तकनीक में सबसे पहली मुद्रित पुस्तक थी मेरे भाई। अगर कहा जाए कि इस पुस्तक में क्या है, पाठ के साथ साथ क्या इसकी खासियत थी, ध्यान रखना, इस पुस्तक में, इस पुस्तक में, इस पुस्तक में ध्यान रखना क्या है, पाठ के साथ साथ, पाठ के साथ साथ ही मेरे भाई क्या है, काठ पर खुदे चित्र भी हैं, है ना। पाठ के साथ साथ मेरे भाई क्या है, तो आप कहेंगे काठ पर, काठ पर खुदे चित्र हैं, खुदे क्या है भाई, तो आप कहेंगे चित्र हैं। ठीक है, इस समय बनाई जाने वाली तस्वीरें प्रायः मेरे भाई क्या है, आप कहेंगे इसमें जो तस्वीरें बनाई जाती थी, या जो इसमें तस्वीरें बनाई गई, तो आप कहेंगे प्रायः जो इसमें तस्वीरें बनाई गई थी, तो जो इसमें प्रायः मेरे भाई तस्वीरें, या फिर हम कह सकते हैं जो इसमें चित्र बनाए गए, वो क्या थे मेरे भाई, तो आप कहेंगे कपड़ों से बनाए गए, क्या है, कपड़ों से, या फिर मेरे भाई क्या है, ताश के पत्तों से, ताश के पत्तों पर, या कागज के नोटों पर बनाई गई। ठीक है, कपड़ों पर चित्र बनाए गए, ताश के पत्तों पर बनाए गए। ठीक है, या फिर कागज के नोटों पर। ठीक है, कागज के, कागज के नोटों पर, नोटों पर मेरे भाई इसके चित्र क्या हैं, बनाए गए। ठीक है, धीरे धीरे मेरे भाई क्या हो गई कि और मध्यकाल की कवियाँ आई, उन्होंने अपने बुकों को इसमें लिखा, या अपने नए नए रचनाओं को, नई नई कविताओं का संकलन किया, और यहीं से उनकी क्या होती है, धीरे धीरे वो लोग भी अग्रसर होने लगे। तो जापान में मुद्रण प्रक्रिया कहाँ से शुरू हुई, ये बात आपको नोट कर लेना है, और इतना ही लिखना है। जब पूछेगा जापान में मुद्रण प्रक्रिया का क्या है, या इसके बारे में दो शब्द लिखिए, लघु उत्तरी में कहेगा, तो आपको इतना ही लिखना है, बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है। ठीक है, अगली बात मेरे भाई क्या है कि ये जब जापान में गया, तो इसमें कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो कई बार पूछे जाते हैं। ठीक है, जिसको आप लोग एकदम पॉइंट नोट कर लीजिएगा, और वहाँ लिख लीजिएगा इस पॉइंट में क्या, तो आप लोग लिख लीजिएगा एक्स्ट्रा पॉइंट। क्या है, ये पॉइंट जरूर नोट कर लेना, क्या है, एक्स्ट्रा पॉइंट। ठीक है,
एक्स्ट्रा पॉइंट में आपको क्या नोट करते हुए चलना है, ध्यान रखिएगा कि एक्स्ट्रा पॉइंट में आपको क्या नोट करते हुए चलना, ठीक है। कि आप कहेंगे मेरे भाई एक्स्ट्रा पॉइंट में यहाँ पर ये पूछा गया है क्वेश्चन कि 13वीं शताब्दी, क्या पूछा गया है, ध्यान रखना कि 13वीं शताब्दी के मध्य में, 13वीं शताब्दी के क्या है मेरे भाई, तो आप कहेंगे 13वीं शताब्दी के क्या है, मध्य में त्रिपिटिका, मेरे भाई 13वीं शताब्दी के मध्य में क्या है, तो आप कहेंगे त्रिपिटिका, ठीक है, त्रिपिटिका कोरियाना, त्रिपिटिका क्या है, तो आप कहेंगे कोरियाना, और वुड ब्लॉक्स, कौन सा है, तो आप कहेंगे वुड ब्लॉक्स है, ठीक है, वुड ब्लॉक्स। और क्या है मेरे भाई, मुद्रण के रूप में, ध्यान रखना कि मुद्रण के क्या है रूप में, मुद्रण के रूप में बौद्ध ग्रंथों, मुद्रण के रूप में, ध्यान रखना ग्रंथों बौद्ध ग्रंथों का अगर कहा जाए तो आप कहेंगे कोरियाई, बौद्ध ग्रंथों का कोरियाई मेरे भाई क्या है, संग्रह है। अब आप कहेंगे कोरियाई संग्रह का मतलब, क्योंकि ये सब वहीं से क्या है मेरे भाई छपे थे, कोरियाई संग्रह। और इन ग्रंथों में लगभग, ध्यान रखना ये क्वेश्चन बना है कि इन ग्रंथों में मेरे भाई क्या है, लगभग अगर कहा जाए तो 80,000, लगभग मेरे भाई क्या है, तो आप कहेंगे 80,000 वुड ब्लॉक्स, 80,000 क्या है, तो आप कहेंगे वुड ब्लॉक्स पर उकेरा गया है, वुड वुड ब्लॉक्स पर मेरे भाई क्या है, या वुड ब्लॉक्स पर उकेरा गया है। उकेरने का संदर्भ ये है, उकेरने का संदर्भ ये है, छापा गया है। और इन्हें इन्हें मेरे भाई कब, तो ध्यान रखना, और इन्हें 2007 में, 2007 में मेरे भाई क्या है, तो आप कहेंगे यूनेस्को, यूनेस्को यूनेस्को मेमोरी, यूनेस्को मेमोरी ऑफ, यूनेस्को मेमोरी ऑफ द मेरे भाई क्या है, वर्ल्ड रजिस्टर, वर्ल्ड रजिस्टर, वर्ल्ड रजिस्टर क्या है में अंकित किया गया है, वर्ल्ड रजिस्टर में भाई क्या किया गया है, तो आप कहेंगे अंकित किया गया है, अंकित किया गया है, ठीक है, इन्हें अंकित किया गया है, ठीक है। तो मेरे भाई ध्यान इस बात का रखना कि इन्हें कि वर्ल्ड रजिस्टर में मेरे भाई क्या है, वहीं से अंकित किया भी गया है। तो यह भी क्वेश्चन बहुत बनता है कि इन्हें कब अंकित किया गया है, तो यह ध्यान रखिएगा 2007 में इन्हें यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, यहीं से, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे इसका और विकास होता है, और इसका डेवलपमेंट कहाँ होना शुरू हो जाता है, फिर इसके बाद जापान के बाद इसकी जो प्रक्रिया आती है वो कहाँ आता है, तो आप कहेंगे यूरोप में। जापान के बाद कहाँ आती है, तो कहेंगे मेरे भाई यूरोप में मुद्रण, यूरोप में क्या है, तो आप कहेंगे मुद्रण का आना। यूरोप में भाई क्या है, तो यूरोप में मुद्रण का आना क्या होता है, यूरोप में कैसे मुद्रण की प्रक्रिया आती है, तो यूरोप में मेरे भाई क्या है कि चीन से रेशम और मसालों का रेशम मार्ग के यूरोप देशों में क्या होता है, निर्यात हो रहा होता है, और उसी समय यहाँ पर ये प्रक्रिया आती है, ठीक है। तो मेरे भाई क्या है, कई शताब्दियों तक, ध्यान रखना इस बात को, या कई शताब्दी तक, कई शताब्दी तक, कई शताब्दी तक चीन से, कई शताब्दी तक भाई क्या है, चीन से कहा जाए रेशम, कई शताब्दी तक चीन से रेशम और क्या है, तो आप कहेंगे मसालों, और क्या है मेरे भाई, तो आप कहेंगे मसालों का, मसालों का रेशम मार्ग से, मसालों का अगर कहा जाए तो रेशम मार्ग, रेशम मार्ग से, रेशम मार्ग से यूरोप के, रेशम मार्ग से यूरोप के देशों को, यूरोप के देशों को क्या है मेरे भाई, तो आप कहेंगे निर्यात होता रहा है, निर्यात क्या है, होता रहा है। और निर्यात जब होता रहा था मेरे भाई, तो यूरोप में चीन से कागज भी इसी मार्ग से पहुंचा है ना। अगर कहा जाए मेरे भाई यूरोप में, यूरोप में चीन से, यूरोप में चीन से, ठीक है, या हम कह सकते हैं यूरोप में चीन से जो कागज पहुंचा है, कागज, जो कागज भी, कागज भी इसी
मार्ग से पहुंचा है, इसी मार्ग से मेरे भाई क्या है, पहुंचा है। और यहाँ पर भी मेरे भाई क्या है, कागज का आविष्कार होना शुरू हो जाता है। और यहाँ पर भी मेरे भाई अब मुद्रण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी जब कागज पहुंच जाएगा। और शुरू कब होती है मेरे भाई, तो आप कहेंगे लगभग, ध्यान रखना, 1295, 1295 ईस्वी में मेरे भाई, 1295 ईस्वी में क्या होता है, तो आप कहेंगे महान खोजी यात्री, महान अगर कहा जाए तो आप कहेंगे खोजी यात्री, महान खोजी यात्री, जिनका नाम क्या है, मार्को पोलो, जिनका नाम क्या है मेरे भाई, तो आप कहेंगे मार्को पोलो। मार्को पोलो ने ही मेरे भाई, ध्यान रखना, मार्को पोलो ने ही चीन में, मार्को पोलो ने ही मेरे भाई क्या है, आप कहेंगे चीन में कितने ही वर्ष अपनी खोजें करने के पश्चात इटली वापस लौट गए। जब ये 1295 में एक यात्री आते हैं, कौन, मार्को पोलो, और चीन में आते हैं, और ये बहुत लंबे समय तक वहाँ खोज करते हैं ना, और कागज की खोज, लेकिन ये कर नहीं पाते हैं। और जब ये कर नहीं पाते हैं मेरे भाई, तो ये पुनः वहाँ से कहाँ लौट जाते हैं मेरे भाई, तो आप कहेंगे ये चले जाते हैं इटली। कहाँ लौट जाते हैं मार्को पोलो, तो आप कहेंगे ये इटली लौट जाते हैं। और चीन के पास छपाई की वुड ब्लॉक्स या काठ की तख्ती पर छपाई वाली तकनीक थी। इस तकनीक में जब मार्को पोलो ने क्या किया कि मार्को पोलो अपने साथ लेकर अपने देश इटली आया था, तो फलता हुआ अब इटली में लोग तख्ती की छपाई की तकनीक के द्वारा पुस्तकें निकालने लगे। जब वह चीन में आया और चीन में कागज पे मुद्रण नहीं कर पाया, तो इसकी तख्ती और काठ वाली पद्धति थी, इसी को लेकर के ये कहाँ चला गया, पुनः इटली चला गया। और इटली में, क्योंकि इटली में तो अभी कोई छपाई की काम नहीं चल रहे थे, और जब छपाई के काम नहीं चल रहे थे, तो उसी इटली में आकर के इसने क्या किया, पुनः अपनी छपाई वाली केंद्र, और उस अपने इटली में सारी पुस्तकों को, सारी बुकों को अपने यहाँ वही काठ की पद्धति पे छापना इसने शुरू कर दिया। ठीक है, और जब इसने छापना शुरू कर दिया, तो इसीलिए मेरे भाई मार्को पोलो माना भी जाता है, किसने, अगर कहा जाए इटली में छपाई पद्धति का विकास किसने किया, तो वो मार्को पोलो ने ही किया था। ठीक है, फिर मेरे भाई क्या होता है, एक आता है जिसका नाम है गुटेनबर्ग और प्रिंटिंग प्रेस। यहीं से मेरे भाई क्या है, यहीं से ध्यान रखिएगा, यहीं से गुटेनबर्ग और प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत होती है। और कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि गुटेनबर्ग कौन था, क्या, तो आप कहेंगे गुटेनबर्ग और कह सकते हैं कौन मेरे भाई, तो गुटेनबर्ग और कह सकते हैं कौन, तो आप कहेंगे प्रिंटिंग प्रेस। ठीक है, गुटेनबर्ग और कौन है मेरे भाई, तो आप कहेंगे प्रिंटिंग प्रेस। अब यहीं से कल पढ़ेंगे गुटेनबर्ग कौन था, प्रिंटिंग प्रेस की बातें अब कहाँ से चली। ठीक है, तो आई होप इतनी बातें आपको समझ में आएंगी, इतना आप पढ़िएगा, बाकी लेक्चर कल देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। मैं फिर कह रहा हूँ, रिकॉर्डेड आपको लाइव हो या फिर वीडियो रिकॉर्डेड हो या फिर लाइव हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पढ़ने वाले बच्चे तब भी पढ़ते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, और चैनल को बहुत सारा प्यार दें, लाइक दें, सब्सक्राइब दें। ठीक है, धन्यवाद।